मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी बस ज्वाइन कर लें सब लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कितने क्वेश्चंस हो गए थे हमारे लास्ट टाइम? सर नेक्स्ट वाली सीट कराना। अच्छा, वो पहली पूरी कंप्लीट हो गई थी। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट शीट मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है, कल भी कर दी थी और आज भी कर दी है फिर से, है ना। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कंसेप्ट क्या है। कि एक तो जैसे अगर बहुत बेसिक फॉर्मूले से अगर हम चलें, जिससे हम सब जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू, मैं यही फॉर्मूला यही कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, आज ना मेरा डिवाइस कर रह गया, थोड़ा सा दिक्कत है ना, ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा आज। डिवाइस घर रह गया जिससे मैं क्लास लेता हूँ, तो फिर आज थोड़ा सा मैनेज करूँ। क्लियरली शायद समझ में नहीं आया चीज़ें लिखी हुई। जिससे मैं बताऊँ, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। होता है, अगर मैं डिस्टेंस को फिक्स कर दूँ, डिस्टेंस फिक्स कर दूँ, डिस्टेंस फिक्स कर दूँ या ये कहें कांस्टेंट कर दूँ। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो मैं क्या कहूँगा, अगर डिस्टेंस को मैं कांस्टेंट कर दूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं स्पीड को इंक्रीज करता हूँ, स्पीड को अगर इंक्रीज करता हूँ तो टाइम कैसे होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? टाइम डिक्रीज होगा। मैं कह सकता हूँ अगर टाइम अगर बढ़ाते हैं, टाइम टाइम डिक्रीज और स्पीड को बढ़ाते हैं तो टाइम डिक्रीज होगा। स्पीड को डिक्रीज करते हैं तो टाइम इंक्रीज होगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। हम क्या कह सकते हैं, स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो टाइम डिक्रीज होगा, स्पीड को डिक्रीज करेंगे तो टाइम इंक्रीज होगा। मीन्स स्पीड अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में स्पीड चेंज, जिस डायरेक्शन में स्पीड चेंज होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में टाइम चेंज होगा।
इंक्रीज पे डिक्रीज, डिक्रीज पे इंक्रीज, ऐसे करके, है ना। क्योंकि हम डिस्टेंस को फिक्स रख रहे हैं। आप जैसे समझो कि अगर स्पीड 50 की है और डिस्टेंस है 100, स्पीड 50 की है, 50 किलोमीटर पर आवर की और डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। अगर मैं स्पीड को 50 की जगह 60 कर दूं, अभी भी आवाज लो आ रही है क्या? यस सर। ठीक सही है, आ रही है सर अभी तो। सही है सर। मैं रिजॉइन करता हूँ एक बार, है ना, आप लोग मीटिंग में रहिएगा। यस, अभी बेटर है आवाज? यस सर। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम होगा। एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा था कि मान लो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है 2 पॉइंट के बीच में, स्पीड है 50, तो कितना टाइम लगा? 2 घंटे। स्पीड को मैं 60 कर दूं, डिस्टेंस 100 ही रखूं, स्पीड को मैं 60 कर दूं और डिस्टेंस 100 ही रखूं, तो टाइम 2 घंटे से थोड़ा कम लगेगा। इस स्पीड बढ़ाने पर टाइम रिड्यूस हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर डिस्टेंस इज कांस्टेंट, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट देन स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो ये इनवर्सली वेरी कर रही, तो हम क्या कह सकते हैं कि S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। इसमें कोई डाउट? अगर मान लो मैं टाइम को फिक्स कर देता, तो स्पीड कैसे वेरी करेगा डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में? डायरेक्टली। जैसे एग्जांपल के लिए स्पीड है 50, टाइम मैंने 2 घंटे फिक्स कर दिया, टाइम मैंने 2 घंटे फिक्स कर दिए, तो कितनी डिस्टेंस कवर होगी? 100 किलोमीटर। टाइम अगर 2 घंटे, स्पीड में 60 कर दूँ तो डिस्टेंस कितनी कवर होगी? 120 किलोमीटर। तो मीन्स स्पीड कैसे वेरी कर रही है? डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली वेरी कर रही है। मीन्स स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो डिस्टेंस भी बढ़ रही है, स्पीड को कम करेंगे तो डिस्टेंस भी कम होगी, अगर टाइम फिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि S इज प्रोपोर्शनल टू D। अगर S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, तो क्या रिलेशन बनेगा यहाँ से? S1 डिवाइड बाई S2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2, D1 अपॉन D2। हम ये कह सकते हैं D1 अपॉन D2। करेक्ट है? इसमें कोई डाउट? तो वेरिएशन यही है वेरिएशन की। एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरा वेरिएबल किस तरह से चेंज होता है, वही कंसेप्ट हमारा वेरिएशन है। तो पहला क्वेश्चन करिए सॉल्व फटाफट से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 60 पैसे में क्वार्टर केजी, में क्वार्टर केजी मतलब 250 ग्राम, है ना। क्वार्टर केजी का मतलब क्या हुआ? सर आप थोड़ा तेज बोलिए। पता नहीं यार, मैं तो काफी सही बोल रहा हूँ, पर आवाज हो सकता नहीं आ रही है, कुछ इशू मैंने इसलिए रिजॉइन जी किया। सर। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के डिवाइस का वॉल्यूम कम हो, इसको चेंज करके देखिए। तो 250 ग्राम क्वार्टर केजी का मतलब 250 ग्राम पोटैटो हम खरीदते हैं 60 पैसे में, तो 200 ग्राम कितने में आएगा? बताओ फटाफट से। ये बहुत मुश्किल नहीं है, आई थिंक सभी कर सकते हैं इसको। देखो, जितना ज्यादा पैसा आप खर्च करोगे उतना ही ज्यादा आप परचेज कर पाओगे। तो ये कैसे वेरी कर रहे हैं? डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। तो जितना पैसा आप दोगे, जितना ज्यादा पैसा खर्च करोगे, उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी आप परचेज कर पाओगे, है ना। बाकी यूनिटरी मेथड भी इसमें आप लगा सकते हो। 250 ग्राम 60 पैसे में, तो 1 ग्राम 60 बाई 250 पैसे में,
तो 200 ग्राम। सर 48 पैसे। हाँ ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हो, वेरिएशन से भी कर सकते हो इसको, तो वेरिएशन से भी कर सकते हो और इसको आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। कितना आंसर आया? 48 पैसे। 48 पैसे आ जाएगा ना। डायरेक्टली वेरी कर रहा है, डायरेक्टली वेरी कर रहा है मतलब 250 डिवाइड बाई 250, यस 48 प्लस 250 डिवाइड बाई 200 इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई x, जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, जो डायरेक्टली वेरी कर रहा है, इसलिए सॉल्व करना है सिंपल। ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है इसको सॉल्व करना है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 48 पैसे, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 48 पैसे। अगला सवाल करो, ये तो इजी था पहला तो। सर कॉक्स क्या होते हैं? कॉक्स ऐसे समझो, आप इसको ऐसे समझ लो, सिर्फ कॉक्स जितने ज्यादा होंगे, व्हील का साइज उतना ही बड़ा होगा। व्हील के साइज को रिप्रेजेंट करता है कॉक्स। जैसे साइकिल में देखते हो तान होती थी, तान है जिसे हम बोलते थे, वही होता है कॉक्स। यस सर। तो तो वही वही है कॉक्स। और कॉक्स ज्यादा होंगे तो व्हील का साइज ज्यादा होगा, कॉक्स कम होंगे तो व्हील का साइज कम होगा, व्हील उतना ही छोटा होगा। व्हील का साइज किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ कॉक्स पे डिपेंड करता है। तो हम ठीक है, अब रिवॉल्यूशंस कैसे वेरी करते हैं? रिवॉल्यूशन मतलब व्हील का साइज जितना ज़्यादा होगा पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए उसके रिवॉल्यूशंस उतने ही कम होंगे, है ना। पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए वो उतनी ही कम बार घुमाना पड़ेगा ना उसको, वो डिस्टेंस कवर करने के लिए। व्हील का साइज छोटा है तो उस फिक्स डिस्टेंस को कवर करने के लिए व्हील को ज़्यादा बार रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि रिवॉल्यूशंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द व्हील, राइट, और साइज ऑफ द व्हील इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कॉक्स। तो हम इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोल सकते हैं कि रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यस ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज 9 आएगा इनवर्सली, सर। 9 आएगा, 9 आएगा, करेक्ट है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कॉक्स, बोल सकते हैं बात। तो क्या इसका रिलेशन क्या बन जाएगा? R1 अपॉन R2, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पहले, डिवाइड बाई R2 बाद के नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। अब ये इनवर्सली वेरी कर रहा है तो R1 ऊपर है तो C2 ऊपर आएगा इधर। C2 क्या है यहाँ पर? कॉक्स का नंबर, नंबर ऑफ कॉक्स जब रिवॉल्यूशंस R2 हो, और C1 इज द नंबर ऑफ कॉक्स जब रिवॉल्यूशंस R1 हो, ठीक है। तो मैं R2 की वैल्यू बतानी है, C1 C2 हमें दिया है, R1 भी दिया है, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 21। R2 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो यहाँ मैंने R2 लिखा, और R2 के लिए कॉक्स कितने कर दिए हैं मैंने? लार्जर व्हील के कॉक्स कितने हैं? 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 14, और स्मॉलर व्हील में कितने कॉक्स हैं? 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, सर 9। यस 9 आ जाएगा। ये 7 से 2 टाइम्स, और ये 7 से 3 टाइम्स, और ये 2 से 3 टाइम्स, तो R2 कितना आ जाएगा? 3 इंटू 3, R2 आ जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज 9। सो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 9 रिवॉल्यूशन। कोई दिक्कत है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन करूँ। करो सॉल्व थर्ड क्वेश्चन।
कुछ आया समझ में? अच्छा, ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि जितने ज्यादा लोग होंगे खाना उतने ही कम दिन चलेगा। खाने वाले ज्यादा होंगे तो खाना कम दिन चलेगा ना। 150 लोगों के लिए 45 दिन का खाना अवेलेबल है। 10 दिन के बाद 25 लोग छोड़ के चले जाते हैं फूड को। फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग फूड विल लास्ट। राइट। तो जो बचा हुआ खाना, देखो इसमें कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है इसमें ये रिमेनिंग फूड। तो मीन्स आपको कब से कैलकुलेशन करनी है? 10 दिन के बाद की कैलकुलेशन देखनी है। तो 10 दिन के बाद की सिचुएशन क्या होगी? 10 दिन के बाद की सिचुएशन ये होगी, अगर 150 लोग होते हैं, 10 दिन के बाद की सिचुएशन क्या है कि अगर फोर्ट में 150 लोग हैं तो खाना कितने दिन चलेगा? 35 दिन। तो 45 डेज नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? 35 डेज। तो 10 दिन का खाना तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब 10 दिन के बाद 25 लोग गए हैं, तो 10 दिन के बाद जब 25 लोग चले गए छोड़ के, तो लोग कितने बचे? 125। और सवाल यह है कि 125 लोगों के लिए खाना कितने दिन चलेगा? तो जो खाना 150 लोगों के लिए 35 दिन चल सकता है, वही खाना 125 लोगों के लिए कितने दिन चलेगा, ये सवाल है। अगर आपने यहाँ पे 45 डेज लेके सॉल्व किया, इस 35 की जगह 45 लेके सॉल्व किया, तो फिर मामला गलत गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो आंसर गलत आ जाएगा। क्योंकि 45 डेज तो स्टार्टिंग से था। जब जब पहले दिन से हम बात कर रहे हैं, सिचुएशन है 10 दिन के बाद की। तो 10 दिन में ऐसा तो है नहीं कि खाना खाया नहीं होगा, लोगों ने भूखे रहे होंगे। तो 10 दिन में 10 दिन का खाना खत्म हो गया। तो 10 दिन के बाद अगर मान लो एक भी लोग छोड़ के नहीं जाते फूड को, तो वो खाना 35 दिन ही तो चलता। तो जो खाना 150 लोगों के लिए 35 दिन चल सकता था, वही खाना 125 लोगों के लिए कितने दिन चलेगा, ये हमें बताना। यस करेक्ट है ओमपाल, ठीक है। तो इनवर्सली वेरी कर रहा है ये। लोग ज्यादा तो दिन कम, लोग कम तो दिन ज्यादा। तो अगर यही फंडा लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? 150 लोग हैं पहले, तो खाना कितने दिन चलता? 35 दिन। तो 35 इधर आएगा, इनवर्सली वेरी कर रहे हैं ना। अगर 125 लोग हैं तो खाना कितने दिन चलेगा? तो 25 से ये चला जाएगा 6 बार, ये चला जाएगा 5 बार, 25 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 बार। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। तो क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? 42 डेज। तो इसमें कोई डाउट है किसी को? बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, बस इसमें जो गलती हो सकती थी वो यही थी कि आप 35 की जगह अगर 45 लेकर के सॉल्व कर देते तो आंसर गलत आ जाता, फिर आंसर आता 54 डेज, जो कि गलत था। ठीक है, क्लियर है? बताइए कोई डाउट इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? बाकी और लोगों को सिर्फ 2 लोगों ने जवाब दिया है, डाउट होने ना होने का भी। नो सर। नो, ठीक है। बाकी और लोगों को तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर बाद में आप ये मत नो कहना सर। कि सर ये चीजें क्लियर नहीं हुई। अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का आंसर आपका क्या है? नहीं, हमें तो अनब्रोकन स्टोन का बताना है ना कॉस्ट, ब्रोकन का थोड़ी बताना है। तो एक ही आंसर आएगा, 3 आंसर थोड़ी जाएंगे।
बताइए कितना आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ इस तरह का, उसके बाद फिर आप फिफ्थ करके बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें देखो क्या दिया है। The cost of precious stone varies as the cube of its weight. Cube of its weight, है ना। तो वेरीज का मतलब डायरेक्टली वेरी कर रहा है, तो हम यहाँ से अगर रिलेशन बनाए तो क्या बनेगा, C is proportional to WQ, C is C is proportional to WQ। लिखेंगे cost is varies as this, C is proportional to W। C कॉस्ट है, W वेट है। अच्छा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम 1 मान लेते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम 1 मान लेते हैं, तो C इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यू हो जाएगा। कांस्टेंट कुछ भी ले लो, वो तो कांस्टेंट से कांस्टेंट बाद में कैंसिल ही होना है, तो उसको 1 ही मान लो। अननेसेसरी के की वैल्यू लेकर के क्यों चलना है, बोझा उठा के क्यों चलना है किसी का। तो कांस्टेंट की वैल्यू 1 मान लो। तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि C कैसे वेरी कर रहा है, C इज इक्वल टू वेट के क्यूब के बराबर है। कॉस्ट किसके बराबर है, वेट के क्यूब के बराबर है। अब मैं ये जो 80,280 दिया इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, इन्हें 80,280 की बात ही नहीं कर रहा है, ये जो डिफरेंस दिया अभी मैं इसको बाद में रिलेट करूंगा। आप ऐसे समझो कि एक स्टोन है जिसको 1:2:3 के रेशियो में डिवाइड कर दिया गया है, तोड़ दिया है, तो उसका कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। तो मान लो 1:2:3 मैंने ले लिया, ये मैं एक्चुअल वेट भी तो ले सकता हूँ, ठीक है। मैं ये एक्चुअल वेट ले लेता हूँ, मान लो ये एक्चुअल वेट 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, तो टोटल वेट क्या होगा 6 ग्राम। मीन्स अनब्रोकन स्टोन का वेट क्या होगा 6 ग्राम। ब्रोकन स्टोन का वेट क्या होगा 1 2 3, अगर मैं ये वैल्यू एग्जैक्टली 1 2 3 ले लूँ तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में दिया है, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी 1 रुपए, इसकी कॉस्ट क्या होगी 2 का क्यूब मीन्स 8 रुपए, इसकी कॉस्ट क्या होगी 8 रुपए, और इसकी कॉस्ट क्या होगी 3 का क्यूब मतलब 27। तो ये तो ब्रोकन स्टोन की कॉस्ट आ गई टोटल, और इन तीनों को टोटल कर दूं मैं, तो ब्रोकन स्टोन की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, इन तीनों का सम मीन्स 36। ये बात क्लियर है। और अनब्रोकन स्टोन क्योंकि उसका वेट 6 है, तो 6 का क्यूब फाइंड करोगे क्या आएगा 216। तो अनब्रोकन स्टोन का कॉस्ट कितना है 216 है। तो यहाँ से पता चला कि अनब्रोकन स्टोन का कॉस्ट 216 है, तो ब्रोकन स्टोन का कॉस्ट कितना होगा 36। तो डिफरेंस कितना है दोनों के कॉस्ट में 180। अनब्रोकन स्टोन का कॉस्ट अगर 216 लेके चलता हूँ, तो ब्रोकन स्टोन का कॉस्ट कितना होगा 36, और डिफरेंस कितना आएगा दोनों की कॉस्ट में 180। ये हमारी कैलकुलेशन है, ये हमने जो वैल्यूज ली है उसके अकॉर्डिंग। अब एक्चुअल वैल्यूज से इसको कंपेयर कर देंगे। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है, कॉस्ट इज रिड्यूस्ड बाई 80,280, मीन्स मुझे डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है, और डिफरेंस कितना है 180, तो मीन्स 180 की वैल्यू कितनी दी है 80,280। तो 180 कितने के बराबर है 80,280 के बराबर है। 180 की वैल्यू कितनी है 80,280। पूछा क्या है, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द अनब्रोकन स्टोन। तो अनब्रोकन स्टोन कौन सा है, ये मीन्स मुझे 216 की वैल्यू चाहिए। अगर 180 की वैल्यू 80,280 है, तो 216 की वैल्यू कितनी होगी। तो यूनिटरी मेथड है, सिंपल कोई भी कर लेगा। तो 80 की वैल्यू 180 की वैल्यू 80,280 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी डिवाइड बाई 180, है ना, डिवाइड बाई 180। तो 216 की वैल्यू कितनी होगी
तो ये जो डिवाइड करके जो वैल्यू आई है इसको मल्टीप्लाई कर दो 280 से, 216 सॉरी 216 चाहिए, 221। तो ये जो वैल्यू सॉल्व होकर के आ जाएगी, ये जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट होकर के, यही हमारा आंसर। यस 96336। देखो अब इसको समझो, एक बार मैं इसका क्विक रिव्यू कर देता हूँ। ये मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया, आप क्विक रिव्यू कर लेते हैं। क्विक रिव्यू कैसे करेंगे, जैसे मैंने मान लिया कि जो स्टोन है अनब्रोकन, वो मैंने मान लिया उनका वेट 1 2 3, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा अनब्रोकन का 6, मीन्स टुकड़ों का वेट कितना था, मान लो 1 2 और 3 ग्राम, तो ये टोटल वेट कितना हो जाएगा 6 ग्राम। अब क्योंकि कॉस्ट जो है वो वेट के क्यूब के रिस्पेक्ट में वेरी कर रही है, कॉस्ट जो है कैसे वेरी कर रही है, क्यूब में। तो 1 का क्यूब क्या होगा 1, तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, जो पहले वाला टुकड़ा है इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 1, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 28, और 3 का क्यूब होता है 27, तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 27, और 6 का क्यूब क्या होता है 216। अब देखो जो टुकड़े हैं उनकी कॉस्ट क्या है, इन तीनों का सम, टोटल कॉस्ट क्या होगी, इन तीनों का सम ले लेंगे, और ये अनब्रोकन की कॉस्ट हो जाएगी। तो मैं इन तीनों का सम आ रहा है 36, क्या रहा है तीनों का सम 36। तो जो ब्रोकन स्टोन है उसकी कॉस्ट होगी 36, अनब्रोकन स्टोन की कॉस्ट कितनी होगी 216, तो दोनों में डिफरेंस कितना है हमारे अकॉर्डिंग 180। तो 180 दोनों की कॉस्ट में डिफरेंस है, ब्रोकन और अनब्रोकन। और क्वेश्चन में इस 180 की वैल्यू दी हुई है 80,200, राइट। तो एक की वैल्यू जो हमारे अकॉर्डिंग एक है, उसकी वैल्यू एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी, 180 पार्ट की वैल्यू 80,280, तो वन पार्ट की वैल्यू क्या होगी 80,280 डिवाइड बाई 180, ये वन पार्ट की वैल्यू हो गई। चाहिए क्या मुझे, चाहिए क्या, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दी सर स्टोन। ये जो वैल्यू दी हुई है वो 180 की दी हुई है ना? हाँ 180 की दी हुई है, पढ़ो ना क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है ना कि एज ए रिजल्ट ऑफ विच इट्स कॉस्ट रिड्यूसेस बाय रुपीस, रिड्यूसेस बाय मतलब डिफरेंस, इतने से कम होगी, तो वो डिफरेंस ही तो हुआ, और डिफरेंस 180 का आ रहा है। तो 180 की वैल्यू वैल्यू हो गई 80,280, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80,280 डिवाइड बाई 180, और पूछा क्या है व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द अनब्रोकन स्टोन, मतलब 216 की वैल्यू पूछी है, तो 216 की वैल्यू क्या होगी, ये जो वैल्यू आई है 80,280 डिवाइड बाई 180, ये वैल्यू कितनी आ रही है, डिवाइड करके देखो 80,280 को अगर हम 180 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 446, तो 216 की वैल्यू क्या हो जाएगी 446 मल्टीप्लाई बाई 216, 216, तो ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके 96336, यही हमारा आंसर 96336, 96,336। तो अनब्रोकन स्टोन का कॉस्ट क्या होगा 96,336 एक्चुअली लिखने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है समझ में तो आ रहा है ना जैसे मैं लिख रहा हूँ वो सब चीजें। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए, करके बताओ आप इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी से। सर 6000 आ रहा है सर। 6,000 तो डिफरेंस आ रहा होगा ना, नहीं इनिशियल वैल्यू पूछी है, फाइनल थोड़ी पूछी है। सर 18,000। हाँ 18,000 है, 6,000 तो एक पार्ट की वैल्यू आ रही होगी ना। यस सर। हाँ तो वन पार्ट की वैल्यू 6,000 है, लेकिन वन पार्ट थोड़ी है इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू तो 3 पार्ट्स है। सेम तरीके से करोगे बिल्कुल सिमिलर है, कुछ ज़्यादा इसमें चेंज है ही नहीं, बस रिड्यूस की जगह इंक्रीज हो गया है कॉस्ट, इतना डिफरेंस है केवल।
आ गया इसका आंसर, 18,000 आएगा। यस सर आ गया। बाकी और लोगों का? वही ना 144 स्क्वायर रूट, इसमें स्क्वायर रूट की तरह वेरी कर रहा है, स्क्वायर रूट की तरह वेरी कर रहा है, मींस कॉस्ट इज वेरीज एज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेट। देखो एक्स और के लेने की जरूरत ही नहीं है, एक्स वैक्स लेने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट यही अप्रोच बताई बिना एक्स और के, है ना, कोई नीड नहीं है एक्स और के लेने की, ऐसे हो जाएगा। हाँ बताओ क्या आएगा, 144 है, वेट क्या है 144, तो ये मैंने ले लिया 144, तो टोटल एक्चुअल और टोटल वेट क्या होगा 9, मींस अनब्रोकन स्टोन का वेट क्या होगा 9, ठीक है। अब देखो कॉस्ट कैसे वेरी कर रही है, स्क्वायर रूट की तरह, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, और 2 का स्क्वायर रूट 2, फिर 2 का स्क्वायर रूट 2, और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो कितना सिंपल हो गया। यहाँ से टोटल टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, यहाँ से 5, और यहाँ से टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 3, तो ब्रोकन स्टोन की कॉस्ट 5 है और अनब्रोकन की 3 है, तो कितने का चेंज आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये बड़ी कितने है, 2 से बड़ी है ना, 2 पॉइंट से बड़ी है, 2 से बड़ी है, 2 का डिफरेंस, और डिफरेंस कितना दिया हमें 12,000, तो 2 की वैल्यू अगर 12,000 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 2 की वैल्यू है 12,000, 2 की वैल्यू कितनी है 12,000, की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल है, 3 ही तो है एक्चुअल कॉस्ट, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट, इनिशियल वैल्यू, अगर डिफरेंस 2 का है तो इनिशियल वैल्यू 3 है, तो जब 2 की वैल्यू 12,000 है तो 3 की वैल्यू 18,000। एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन है, देखने में टफ लगते हैं, पर अगर सही अप्रोच से, प्रॉपर अप्रोच से आप सॉल्व कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। 6th करो फटाफट से, अगर 5th तक क्लियर है, 5th क्वेश्चन तक अगर क्लियर है तो 6th करो सॉल्व। कोई डाउट 5th तक? सर 52 मीटर आएगा। 52 मीटर आएगा। कैसे वेरी कर रहा है, 52 ठीक है। देखो क्वेश्चन में इसमें कीवर्ड क्या है, पहले हमें क्वेश्चन में कीवर्ड ढूंढना चाहिए ना, कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है इसमें 7th सेकंड, कीवर्ड मतलब जिस पॉइंट को अगर आप ठीक से नहीं पढ़ रहे हो तो गलत हो जाएगा आंसर, अगर आपने 7 सेकंड के लिए फाइंड कर लिया तो आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन फाइंड तो पहले 7 सेकंड के लिए करना पड़ेगा, तभी तो 7th सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल बता पाओगे। आप कैसे कहोगे 7th सेकंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है उसने, बॉडी ने, कैसे बताओगे कि 7 सेकंड में जो डिस्टेंस चला है ना, 7 सेकंड में, जैसे 7 सेकंड में मान लो ये डिस्टेंस चला है ना, टोटल डिस्टेंस ये चला 7 सेकंड में, ठीक है, और 6 सेकंड में, 6 सेकंड में टोटल डिस्टेंस ये चला, तो ये 6 सेकंड और 7 सेकंड का जो डिफरेंस है, तो 6 सेकंड और 7 सेकंड का जो डिफरेंस है वही तो हमारा आंसर होगा, ये जो डिफरेंस आया दोनों डिस्टेंस में, ये वाला है ना, तो 7 सेकंड का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इन 7 सेकंड, और ये ऊपर रेड वाला क्या है, डिस्टेंस इन 6 सेकंड, तो ये जो ग्रीन वाला डिस्टेंस है ये क्या मिलेगा हमें, डिस्टेंस इन 7th सेकंड। बात क्लियर है, हम क्या बोलेंगे, जब हम 7 सेकंड के डिस्टेंस में से 6 सेकंड का डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंस आया है वही तो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7th सेकंड, 7th सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो यही तो होगा,
क्लियर है? अब इसमें रिलेशन क्या दिया है? Distance traveled by a freely falling body is directly proportional to the square of the time taken. Square of the time taken. तो डायरेक्टली वेरी कर रहा है ना, डायरेक्टली वेरी कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या लिख सकते हैं? d1 डिवाइड बाई d2 d1 डिवाइड बाई d2 d1 डिवाइड बाई d2 किसके बराबर आएगा? d2 इज इक्वल टू किसका रेशियो आएगा बताओ? ये t1 का स्क्वायर डिवाइड बाई t2 का स्क्वायर, t1 का स्क्वायर डिवाइड बाई t2 का स्क्वायर, जो डायरेक्टली वेरी कर रहा है इनके स्क्वायर्स के। t1 का स्क्वायर डिवाइड बाई इसका भी स्क्वायर, t1 का स्क्वायर डिवाइड बाई t2 का स्क्वायर, है ना? लिख सकते हैं ये जो पोल एक्सिस का स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू t1 का स्क्वायर डिवाइड बाई t2 का स्क्वायर, या अब मैं कंबाइनली इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ t1 अपॉन t2 का स्क्वायर, d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। कोई डाउट इसमें? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? और d1 की वैल्यू कितनी है? d1 की वैल्यू रख दो, d1 की वैल्यू है 144। 144 का डिस्टेंस उसने चला, d2 की वैल्यू यानी डिस्टेंस इन 7 सेकेंड, ये हमें नहीं मालूम, ये कैलकुलेट करना है। t1 है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36, और t2 है 7, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49। तो ये बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है, आप कर नहीं पाओगे इसको, है ना? तो कर लोगे? फाइंड करो d2 की वैल्यू कितनी आ रही है। पहले d2 की वैल्यू ही फाइंड करनी पड़ेगी। D2 की वैल्यू 196 आएगी सर। जब d2 की वैल्यू 196 आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 सेकंड इज 196, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड्स इज 144। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 सेकंड इज 196 मीटर, और ये जो वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है 144 मीटर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? डिस्टेंस इन 7 सेकंड्स, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 196 minus 144 which is equal to 52 मीटर। ठीक है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है ये, है ना? सिर्फ एक ये कैलकुलेशन आपको करनी है छोटी सी, ये कैलकुलेशन और ये रिलेशन समझ में आ गया, फिर कैलकुलेशन भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको कैलकुलेट करना है, फिर तो सिंपल सा सब्ट्रैक्शन है। तो इसमें कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 6 में 196 में से 144 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 52 मीटर। 7th और 8th ऐसे ही करना है आपको। 7th में देखो सर जी, तो 7th का 250 आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो 7th में देखो इनवर्सली वेरी कर रहा है, एक बार चेक जरूर कर लेना आंसर, मुझे ऐसी याद है 250 जैसा याद तो है, बट फिर भी। तो इंटेंसिटी कैसे वेरी कर रही है? इनवर्सली वेरी कर रही है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द लैम्प शेड एंड द ऑब्जेक्ट। So intensity is inversely proportional to the square of the distance. Intensity is inversely proportional to the square of the distance between the lampshade and the object. तो हम relation form करेंगे inversely में, तो कैसे form करते हैं? I1 upon I2 is equal to डिस्टेंस ऊपर आ जाएगा, d2 ऊपर आ जाएगा क्योंकि इनवर्सली वेरी कर रहा है, तो d2 ऊपर आ जाएगा अपॉन d1, d1 नीचे आ जाएगा, इसका स्क्वायर, ये इसके स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू कैसे पुट करेंगे?
What should the distance between the lampshade and the object be such that the intensity becomes 1/4 of the present intensity, given that the distance between the lampshade and the object is 125 सेंटीमीटर. जब 125 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो कुछ इंटेंसिटी है उसकी, ठीक है, कुछ इंटेंसिटी है, लेकिन जब इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी तो डिस्टेंस कितनी होगी, d2 की वैल्यू फाइंड करनी है. तो I1 की वैल्यू अगर मैं 4 मान लूं, है ना, कुछ भी मान सकते हैं, मैंने 4 इसलिए मान ली क्योंकि IT मेरे लिए फाइंड, I2 फाइंड करना इजी हो जाएगा. रेशियो है ना, कुछ भी मान सकते हो, 100 मान लो I1 तो I2 25 हो जाएगा. I1 को I मान लो तो I2 क्या हो जाएगा, I1/4. मैंने I1 को 4 इसलिए माना कि 4 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4. I2 की वैल्यू क्या हो गई, 4. ठीक है, तो d2/d1, तो d2/d1 क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट, है ना, 4 का स्क्वायर रूट. तो इसका स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट. और ये d1 की वैल्यू कितनी है, 125. सो 2, ये स्क्वायर रूट आएगा 2 और 125 इधर चला जाएगा, 2 × 125, तो d2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 250. कितना मुश्किल सवाल है, d2 कितना आ जाएगा, 250 सेंटीमीटर. ठीक है, d2 इज 250 सेंटीमीटर. बाकी क्वेश्चन नंबर 8 से हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. आप 8 करके लाइएगा, 8 करके जरूर लाइएगा. अगर अब तक जितना हमने पढ़ा है अप टू क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज फिर हम अगली क्लास में करेंगे. अगली क्लास कब है, अगले हफ्ते है. अगले हफ्ते में कब है, मंगलवार को है. तो मंगलवार को हम बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. अभी अगर पहले 7 सवालों में कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई कंसेप्ट में दिक्कत है, तो आप पूछ सकते हो. ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत, मान लें फिर ये सारे बच्चे होशियार हो गए हैं सेक्शन के. ठीक है, फिर मैं ये मान लेता हूँ कि आप लोग होशियार हो गए हो, पढ़ने लगे हो. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, ठीक है. बाकी बच्चों ने तो कोई जवाब देना नहीं है. 2-3 बच्चे हैं जो रेगुलरली रिप्लाई कर रहे हैं. डाउट ना आने के 2 रीजन होते हैं. डाउट ना आने के 2 रीजन होते हैं. एक रीजन होता है कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, दूसरा रीजन होता है कि आपने कुछ ध्यान ही नहीं दिया. नो स्टडी नो कंफ्यूजन. चलो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में मंगलवार को. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. ओके, थैंक यू. हाँ, ध्यान देने पर भी नो डाउट, बिल्कुल. ठीक है, चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं. थैंक यू सो मच.